औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे ENG 504 टॉपिक नंबर 7 टू टॉपिक नंबर 12। लेसन नंबर हमारा ये 2 है। अगर आप लेसन वाइज देख रहे हैं तो ये हमारा लेसन नंबर 2 है। और इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 1 को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। टॉपिक नंबर 6 यानी कि टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 6 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लेसन नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 7 है, नेचर ऑफ लैंग्वेज, मॉड्यूलरिटी एंड लैंग्वेज वेरिएबिलिटी। ये आपका लेसन नंबर 2 है और जो आपका टॉपिक है। ठीक है, इस पूरे जो आपका ये यानी कि आपका लेसन नंबर 2 है, इसमें आप क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? व्यूज़ ऑन नेचर ऑफ लैंग्वेज, कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद है लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद नेचर वर्सेस नरेचर नरेचर। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है जिसमें मॉड्यूलरिटी, उसके बाद मॉड्यूलरिटी एंड SLA सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड देन सिस्टम एंड वेरिएबिलिटी इन SLA। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि कंपिटेंस क्या होता है। बाई कंपिटेंस ही रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट एंड हिडन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज नॉलेज हेल्ड इनसाइड माइंड्स। ठीक है, कि एक आपने कोई भी यानी कि नॉलेज गेन किया। ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सेकंड लैंग्वेज ही सीख रहे हैं, यानी कि आप सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन ही कर रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज आप एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, आप लर्न कर रहे हैं। तो इसमें हिडन रिप्रेजेंटेशन कि आपके माइंड में, ठीक है, आपके माइंड में जो इस लैंग्वेज की हिडन रिप्रेजेंटेशन होगी यानी कि शो ऑफ नहीं होगी, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि वो कंपिटेंस है। और जो परफॉर्मेंस होती है, ये नाम से ज़ाहिर है, इट मीन्स द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि इसको जो यानी कि लैंग्वेज का एक्चुअल इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका वो मतलब होता है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट हैं, यानी कि कुछ कहते हैं कि जो कंपिटेंस है वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू परफॉर्मेंस, और कुछ कहते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक है। अब ये ठीक किस तरह है, और ये जो यानी कि जो कहते हैं कि कंपिटेंस ठीक है, तो कैसे ठीक है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सेकंड लाइन में फार क्विज, ये क्विज़ के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो आपकी डेफिनेशन आ सकती हैं, क्विज़ में भी आ सकती हैं और स्पेशली ये परफॉर्मेंस वाली क्विज़ में आ सकती है। उसके बाद ये फार क्विज के लिए देखें, नोम चमोस्की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रेफर्स कॉम्पिटेंस ओवर परफॉर्मेंस। इन्होंने जी कॉम्पिटेंस को प्रेफर किया ओवर परफॉर्मेंस। ये कहते हैं कि कॉम्पिटेंस इज़ वे बेटर देन परफॉर्मेंस। किस लिए? विद इट्स पोटेंशियल टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड ओरिजिनल अटरेंस। एक इसमें जो ओरिजिनल अटरेंस होती है वो होती है। ठीक है, इसमें जो एक एबिलिटी होती है, एक ओरिजिनल अटरेंस क्रिएट होती है। ठीक है, विद इन माइंड्स, कि जब भी आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो एक ओरिजिनल किस्म की अटरेंस जो होती है, ठीक है, ओरिजिनल किस्म के साउंड जो होते हैं वो आपके माइंड में इससे क्रिएट होते हैं इन द गिवन लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज आप सीख रहे होते हैं। तो इसलिए उसने कहा है कि जो कंपिटेंस है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू परफॉर्मेंस। उसके बाद देयर आर डिफ़िकल्टीज इन स्टडिंग कंपिटेंस एज अ लैंग्वेज। उसके बाद देखिए यहाँ से फॉर क्विज, यहाँ से द कंपिटेंस कैन ओनली बी असेस्ड इनडायरेक्टली, कि जो कंपिटेंस होता है ये सिर्फ यानी कि असेस किया जा सकता है इनडायरेक्टली अंडर कंट्रोल कंडीशंस थ्रू वाइड रेंजिंग टेस्ट। कि ये जो कंपिटेंस होता है इसको असेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनडायरेक्टली, इसको डायरेक्टली आप यानी कि असेस नहीं कर सकते। ठीक है, इनडायरेक्टली असेस किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन के, ये डिफरेंट किस्म की कंट्रोल कंडीशन होती है। ठीक है, जिनको आप ये कह दें कि जिनके अंदर आप लिमिटेड होते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कंट्रोल कंडीशंस के अंदर आपको जो कंपिटेंस होता है इसको असेस किया जाता है, और उसके बाद थ्रू वाइड रेंजिंग टेस्ट, और उसके बाद डिफरेंट किस्म के जो वाइड रेंजिंग टेस्ट होते हैं तो उसके ज़रिए भी जो कंपिटेंस होता है इसको असेस किया जाता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे आप थोड़ा सा और डिफरेंस आगे इसको आप देखें कि परफॉर्मेंस और कंपिटेंस में फ़र्क क्या है। इफ़ यू एनालाइज द एक्चुअल अटेस्टेड ऑफ सैम्पल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने अब वहाँ से एक सेकंड लैंग्वेज आपने सीखनी है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आपने करना है। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप उनके सीखने से, सॉरी उनके बोलने से, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर आप उनके बोलने से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, अटेस्टेड ऑफ सैम्पल्स ऑफ लैंग्वेज, कि वो आपके सामने उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, आप उस लैंग्वेज को देख रहे हैं कि वो यूज़ हो रही है, और उसके बाद आप कुछ सीख रहे हैं, तो ये है परफॉर्मेंस। उसके बाद है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में क्या है? इफ़ यू आर थ्योराइजिंग underlying principles and rules that govern language behavior, it means you are focusing on competence। कि जब आप underlying behaviors के ऊपर, underlying principles के ऊपर फोकस करते हैं and rules that govern language, के जो यानी कि जो लैंग्वेज आप एक्वायर कर रहे होते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज आप लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को जो डिफरेंट रूल्स होते हैं जिनको आप रूल्स गवर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उन रूल्स को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं, उन रूल्स को आप माइंड में रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो कुछ आप सीखते हैं तो वो क्या होता है? कंपिटेंस होता है। जिस तरह मैंने ऊपर बात की है
एक जो कॉम्पिटेंस होता है इसको असेस डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। डायरेक्टली क्या मतलब कि जिस तरह मैंने पहले बात की है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वहाँ से असेस कर रहे हैं, यानी कि वो था परफॉर्मेंस। लेकिन अब कॉम्पिटेंस में क्या है कि वो दो बात कर रहे हैं, आपने वहाँ से असेस नहीं किया, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्टली है। आप क्या करेंगे, इसमें थ्योराइजिंग करेंगे, उसके बाद अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स वगैरह एंड रूल्स, और उसकी जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, उस लैंग्वेज के जो गवर्न रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको जब आप यूज़ करते हुए इस लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, इस लैंग्वेज को लर्न करेंगे, तो ये आपका होता है कॉम्पिटेंस। उसके बाद देखें नेचर वर्सेस नरेचर। अब नेचर वर्सेस नरेचर क्या है, इसको आप देखें तो जो डिफरेंट, जैसे मैंने पहले बात की कि जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स हैं, डिफरेंट लिंग्विस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने इसमें बारे में क्या बात की कि जो स्किनर है वो कहते हैं कि एडवोकेट्स बिहेवियरिस्ट मैकेनिज्म, ठीक है, और जो चमोस्के हैं वो क्या कहते हैं, एम्फसाइज द रोल ऑफ इनिशिएट डिपोजिशंस। स्किनर कहते हैं कि बिहेवियरिस्ट मैकेनिज्म, कि ये एक बिहेवियरिस्ट मैकेनिज्म है, क्या चीज़, लैंग्वेज लर्निंग। अब बिहेवियरिस्ट मैकेनिज्म का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी आप लैंग्वेज लर्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके बिहेवियर्स का रोल होता है। किस तरह बिहेवियर्स का रोल, जिस तरह मैंने ऊपर पहले बात की है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द से कोई ना कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या आप अपने इन्वायरमेंट से कहीं और से, ठीक है, बिहेवियर, यानी कि अपने लोगों के भी जो बिहेवियर है डिफरेंट किस्म के, उनसे आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसको जो स्किनर है उन्होंने नाम दिया है, यानी कि इसका बिहेवियरिस्ट मैकेनिज्म। उसके बाद जो चमोस्के हैं वो कहते हैं कि रोल ऑफ इनिशिएट डिस्पोजिशन, कि जो रोल ऑफ इनिशिएट, यानी कि जो आपकी माइंड के अंदर जो चीज़ बनती है, ठीक है, उसके बाद यानी कि वो कहते हैं कि आप जब दो बंदे सीख रहे हैं तो उससे जो लैंग्वेज सीखी जाएगी वो एक इतनी इफेक्टिव नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू डैट वन के जो प्रॉपर एक थ्योरी के ज़रिए अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, और उसके बाद डिफरेंट यानी कि कंट्रोल किस्म, डिफरेंट कंट्रोल कंडीशंस के अंदर जो लैंग्वेज लर्न की जाएगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये जो यानी कि आप ये कहते हैं व्यूज़ हैं, ये चमोस्के के हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक और देखें कि क्विज़ के लिए आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल मैकेनिज्म, कि जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है, अब ये किसके व्यूज़ है, प्याजेट के हैं। प्याजेट क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, यानी कि ये एक जनरल स्किल होती है, और इसमें जो यानी कि एनी स्पेशल मैकेनिज्म, इसमें कोई स्पेशल मैकेनिज्म आपको नहीं चाहिए होता लैंग्वेज लर्न करने के लिए। किस तरह, यानी कि आप नेचरली, जिस तरह ऊपर बात की हुई है, इसका जो मेन टॉपिक है नेचर वर्सेस नरेचर, कि नेचुरली आप लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉपर स्पेशल किस्म का मैकेनिज्म या कोई यानी कि डिफरेंट किस्म की कंट्रोल कंडीशंस नहीं होती हैं, इसमें आप ऑटोमेटिकली लैंग्वेज सीख जाते हैं बाय नेचर, ठीक है। तो ये किसके व्यूज़ हैं, प्याजेट के हैं। उसके बाद यहाँ पे भी जो चमोस्के हैं वो यहाँ पे भी इसको यानी कि डिसएग्री करते हैं, वो यहाँ पे भी कहते हैं कि कंसिडर्स लैंग्वेज एज टू कॉम्प्लेक्स टू बी लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, कि वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, ठीक है, बहुत मुश्किल है इसको सीखना, तो इसको इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब आप एक प्रॉपर थ्योरीज के ज़रिए सीखते हैं, ठीक है, आप सीख लेंगे, लेकिन जब आपके पीछे यानी कि इसके प्रॉपर कोई कंसेप्ट नहीं होंगे, कोई थ्योरीज वगैरह नहीं होंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ों में आप मिस्टेक्स करेंगे, आप एक प्रॉपर लैंग्वेज लर्नर नहीं बन सकेंगे अकॉर्डिंग टू चमोस्के, कि जब तक वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो लर्न करना है ये मुश्किल काम है, ये ईजी काम नहीं है, ठीक है। तो जब आप लैंग्वेज एक डिफरेंट इन्वायरमेंटल से यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट से अपने इर्द गिर्द के जो आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट, आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, शॉपकीपर के पास जाते हैं या कहीं कहीं भी जाते हैं आप, तो वहाँ से जो आप एक लैंग्वेज सीखेंगे तो वो लैंग्वेज आपकी जो है वो सही यानी कि अफेक्टिव नहीं होगी, आप एक अफेक्टिव लैंग्वेज यूज़र या लैंग्वेज जो लर्नर है वो नहीं होंगे, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट से सीखोगे। हालांकि लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल काम है अकॉर्डिंग टू चमोस्के, जबकि जो प्याजेट्स हैं वो यही कहते हैं कि जो ये लैंग्वेज होती है इसके लिए कोई आपको प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं चाहिए होता, ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल मैकेनिज्म। और उसके बाद जो ये चमोस्के हैं तो मैंने बता दिया कि ये क्या चाहते हैं, ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है ये सीखना मुश्किल काम है आपके माइंड के अंदर, यानी कि आप जब किसी को बोलता देखते हैं, ठीक है, तो आप के यानी कि जहन में तो आ जाता है कि ये चीज़ बोल रहे हैं। कई दफ़ा आप उसको थोड़ी देर प्रैक्टिस भी करें तो आपको याद भी हो जाता है कि अच्छा इसका ये मतलब है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ उस तरह याद नहीं रहती जिस तरह आप एक प्रॉपर थ्योरीज के थ्रू, ठीक है, या डिफरेंट कंट्रोल कंडीशंस के अंडर जब आप कुछ सीख के आते हैं तो उस जो सीखने का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, और जो जब आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं इसका लेवल डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ इसलिए जो चमोस्के हैं वो इस चीज़ को भी यानी कि कंसिडर करते हैं, वो ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस की बजाय यानी कि जो कॉम्पिटेंस है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, जिस तरह पहले पैराग्राफ में भी उन्होंने इसी चीज़ को कंसिडर किया है।
उसके बाद देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट एरर्स इन एसएल अटरेंस, कि जब हम बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज के अटरेंस जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो यानी कि आप ये कहते हैं साउंड, सेकंड लैंग्वेज जब आप सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो जो डिफरेंट किस्म के साउंड्स होते हैं उनमें जब आप डिफरेंट किस्म के एरर्स करते हैं, ठीक है, बिहेवियरिस्ट व्यू एरर्स एज अ रिजल्ट ऑफ बैड हैबिट्स which can be controlled through rote learning and pattern drilling using target language models। कि जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये जो डिफरेंट किस्म के अटरेंस में यानी कि आप गलती कर देते हैं, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज जब आप सीख चुके होते हैं, आप बोल रहे होते हैं, तो उसके बाद अटरेंस में यानी कि आप प्रोनाउंसिएशन में जब आप बात करने में कोई ना कोई गलती कर देते हैं, तो जो बिहेवियरिस्ट है वो ये कहते हैं कि इस चीज़ को उन्होंने बैड हैबिट का नाम दिया, ये एक बुरी आदत हो सकती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो एक बैड लैंग्वेज लर्नर है, ठीक है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उन्होंने लैंग्वेज अच्छे अंदाज से सीखनी या उसको लैंग्वेज पे ग्रेप हासिल नहीं है। अगर वो इस तरह की गलतियाँ कर रहा है अटरेंस में, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज अटरेंस में अगर वो गलतियाँ कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो कंट्रोल थ्रू रोड लर्निंग, कि वो थोड़ी रोड लर्निंग करे और उसके बाद पैटर्न ड्रिलिंग करे, एंड देन यूजिंग टारगेट लैंग्वेज मॉडल्स, के यानी कि जो लैंग्वेज के डिफरेंट किस्म के टारगेट मॉडल्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए अपनी ये जो उसकी बुरी आदत है, उसको जो बिहेवियरिस्ट है वो उसको कहते हैं कि ये बुरी आदत है, इस बुरी आदत की वजह से वो लोग यानी कि जो है वो गलतियाँ करते हैं। और इसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, पैटर्न ड्रिलिंग और उसके बाद रोड लर्निंग से, ठीक है, इनकी बार बार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ से वो बच सकते हैं, कि इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बैड हैबिट का नाम दिया। उसके बाद रिसर्च स्टडीज़ कंट्राडिक्ट दैट दिस व्यू बाई क्लेमिंग दैट एरर्स एंड मिस्टेक्स आर पैटर्न ऑल्दो सम ऑफ देम आर कास्ड बाई फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो रिसर्च स्टडी है, ठीक है, अभी जो यानी कि जदीद तहकीकात हुई है तो उनमें ये चीज़ सामने आई कि जो एरर किए जाते हैं, ठीक है, ये बैड हैबिट नहीं है, ना ही ये किसी गलती का नतीजा है। अगर ये है तो ये जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है, आपकी इनिशियल लैंग्वेज, जब आप पैदा होते हैं तो उस टाइम जो आपने लैंग्वेज सीखी होती है, उस टाइम जो लैंग्वेज आपने सीखी होती है, उस टाइम जो लफ्ज़ आपने सीखे होते हैं, तो कई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आप सेकंड लैंग्वेज में भी सीखते हैं, वही लफ्ज़ आपने ऑलरेडी फर्स्ट लैंग्वेज में भी सीखे होते हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज में आपके जो यानी कि आपने सीखी थी तो वो घर वालों से सीखी थी, ठीक है, आपने फैमिली से सीखी थी, आपको इतने ज़्यादा बाहर नहीं गए थे, आपने इनफॉर्मल लर्निंग की थी। लेकिन जब उसके बाद जैसे आप बाहर गए, ठीक है, वहाँ पे फॉर्मल लर्निंग हुई है और आपने सेकंड लैंग्वेज की तरफ गया, सेकंड लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हैं, तो उसके बाद अब कोई यानी कि कई ऐसे किस्म के लफ्ज़ थे जो फर्स्ट लैंग्वेज में भी थे, अब आपकी सेकंड लैंग्वेज में भी है, तो अब जो डिफरेंट किस्म की आप गलतियाँ करेंगे तो ये उन लफ्ज़ों का नतीजा है कि जो फर्स्ट में भी थे और आप सेकंड में भी आ गए, क्योंकि उसमें आपने इनफॉर्मली लर्न किया था, आपको सही यानी कि प्रोनाउंसिएशन का आइडिया नहीं था, आपको जो यानी कि मुंह में आता था आप उस लफ्ज़ को बोलते हैं, जैसा ही बोलते हैं आप बोल देते थे। तो ये जो यानी कि रिसर्च स्टडीज़ है वो ये शो करती है कि अगर बिहेवियरिस्ट ने कहा कि ये बैड हैबिट है तो इस तरह नहीं है, ये जो हो रहा है इसकी ये रीज़न हो सकती है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस के फर्स्ट लैंग्वेज में, जिस तरह मैंने आपको काफ़ी डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह फर्स्ट लैंग्वेज में यानी कि कुछ लफ्ज़ हो सकते हैं जो सेकंड लैंग्वेज में भी आपके हो, सेम हो, उस तरह बिल्कुल होता है। तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं, इस तरह की जो गलती होती है तो फिर वो बाद में आके भी हो रही होती। फॉर एग्जांपल अब देखें आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उर्दू में एक लफ्ज़ यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई दफ़ा लफ्ज़ यूज़ करते हैं पप्पा, ठीक है, अब पप्पा लफ्ज़ जब वो यूज़ करते हैं तो ये उनकी फर्स्ट लैंग्वेज, इनको घर में सिखाया जाता है। अब जो एक्चुअल लफ्ज़ है वो तो है पापा, तो जैसे ही वो यानी कि बाद में आके अगर फ़र्ज़ करें इंग्लिश को सीखेंगे तो अब वो पप्पा ही बोलेंगे, पप्पा अब कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो फर्स्ट लैंग्वेज का आ रहा है। तो इस तरह जो रिसर्च स्टडीज़ है उन्होंने यही शो किया कि फ़र्स्ट लैंग्वेज की वजह से जो सेकंड लैंग्वेज में एरर्स होते हैं अटरेंस में, तो इसलिए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आखिर में देखें क्विज़ के लिए आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है, लर्नर्स लैंग्वेज सिस्टम इज़ अनस्टेबल एंड करेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज़ सेंट्रल फीचर ऑफ लर्नर इंटर लैंग्वेज। कि लर्नर लैंग्वेज सिस्टम इज़ अनस्टेबल, कि लर्नर का जो लैंग्वेज सिस्टम होता है ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, एंड करेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, और ये यानी कि डिफरेंट किस्म के इसमें वेरिएबल आप ये कहते हैं इसमें वेरिएबिलिटी मौजूद होती है, हाई डिग्री ऑफ करेक्टराइज, और ये करेक्टराइज किया जाता है हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज सेंट्रल फीचर्स ऑफ फीचर ऑफ लर्नर इंटर लैंग्वेज, के विच इज़ अ सेंट्रल फीचर, कि जो सेंट्रल फीचर होता है ऑफ लर्नर इंटर लैंग्वेज। इंटर लैंग्वेज मतलब कि आप ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज वो यानी कि उन्होंने पहले सीखी होती है, ठीक है, विच इज़ सेंट्रल फीचर, जो उनकी लैंग्वेज का सेंट्रल फीचर था जब वो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे थे, तो उसके बाद अब वो सेकंड लैंग्वेज की तरफ आ रहे हैं, तो फीचर ऑफ लर्नर इंटर लैंग्वेज, ठीक है। तो जो वेरिएबिलिटी है यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज से लेकर सेकंड लैंग्वेज तक, सेकंड लैंग्वेज सीखने तक ये जो वेरिएबिलिटी है ये आपके साथ चल
चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे क्लोज हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपका आज का लेक्चर पसंद आया होगा।